हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय कुमार। आज के करंट अफेयर्स में आप देख पा रहे हैं जो हमारे सामने जो टॉपिक है यूजीसी बिल पर बहस क्यों। जैसा कि हाल ही में जो है इस तरह से शिक्षा में सुधार के लिए, उस शिक्षा में खासकर सुधार के लिए सरकार ने जो है यूजीसी बिल जो है पेश किया है। तो यूजीसी बिल को लेकर बहुत सारे जो है चीजों पर लेकर, बहुत सारे इसके प्रस्ताव पर लेकर, बहुत सारे इसके जो विधेयक के जो मुख्य बिंदु है उस पर लेकर जो है काफी विचार विमर्श और काफी जो है चर्चा हो रही है विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट के हिसाब से भी और छात्रों के बीच में भी। तो हम इस बिंदु में और इस टॉपिक में ही समझेंगे कि चर्चा क्यों हो रहा है और यूजीसी के क्या कार्य है, यूजीसी के क्या प्रमुख प्रावधान क्या है और इस बिल में क्या प्रमुख प्रावधान है, इस पे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि शिक्षा व्यवस्था में जो लंबे समय से सुधार की जो मांग थी उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है सरकार द्वारा यूजीसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है लाया गया है, जिसने शिक्षा जगत, ठीक है, विश्वविद्यालय और शिक्षकों और छात्रों के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। भाई चर्चा किस बात को लेकर है, उस यही मेन जो है सवाल है आज का जो टॉपिक है इसमें। और इस वीडियो में जो है हम यही समझेंगे कि क्या यूजीसी बिल शिक्षा सुधार का माध्यम है या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर खतरा। सवाल यही है कि जो उच्च शिक्षा में सुधार का जो माध्यम है उसी के लिए लाया गया है या उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालय जिस तरीके से काम करते हैं उसके ऑटोनॉमी के लिए यह खतरा है। तीन सारे बिंदुओं को समझने से पहले हम क्या है कि यूजीसी क्या है हम समझेंगे, फिर यूजीसी बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, समर्थन और विरोध के तर्क देखेंगे और संघीय ढांचे और अकादमिक स्वतंत्रता पर किस तरह इसका प्रभाव है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, फंडिंग का नियमन, इन सारे तीनों चीजों पर यह कार्य करता है। विश्वविद्यालयों को मान्यता देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अगर उस शिक्षा में कार्य करना चाह रही है तो उसको मान्यता कहां से मिलेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। इसके अलावा जो शिक्षा की गुणवत्ता है, शिक्षा की क्वालिटी जो है यूजीसी ही सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो फंडिंग का जो विनियमन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग जाता है यूजीसी के माध्यम से ही जाता है और यह एजुकेशन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा जो है समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है इसी में आता है, समवर्ती सूची में। मतलब इस पे जो है राज्य भी कानून बना सकते हैं, सेंटर भी कानून बना सकते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था। तो इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि राज्य की स्वायत्तता जो है यूनिवर्सिटी को लेके होगी, वो क्या कहीं इस बिल के माध्यम से उसको रोका तो नहीं जा रहा है, या यूनिवर्सिटी का जो स्वायत्तता उस पर तो कहीं आंच तो नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर जो है इस लेकर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। अब इसका समस्या क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो यूजीसी से जुड़ा हुआ जो समस्या जो है अत्यधिक केंद्रीकरण, मतलब इसमें ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, स्लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का असंतुलन और नई वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप ढांचे का अभाव। इन सारे समस्या के कारण ही जो है गवर्नमेंट को नया बिल लाना पड़ा। वो अलग बात है कि इसके कुछ बिंदुओं पर लेकर विचार विमर्श हो रही है। तो जैसे देखिए कि अत्यधिक केंद्रीकरण होने के कारण जो है पावर का सेंट्रलाइजेशन एक तरफ हो गया, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ही। उसी तरह किसी भी चीज पे जो है डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, बहुत सारा लाल फीताशाही है, सही तरीके से कोई भी डिसीजन सही तरीके से जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया जा पाता है। उसी तरह क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का असंतुलन है। यूनिवर्सिटी तो बहुत है भारत में, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना जो है वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इवन जो टॉप 100 में कोई विश्वविद्यालय भारत की नहीं है। इसके अलावा जो नई वैश्विक चुनौतियां आ रही हैं, जैसे एआई आ रहा है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, बहुत सारे एजुकेशन में नए नए चुनौती आने वाले समय में उभर कर सामने आएंगे। और सबसे बड़ी जो है कि क्या हमारी एजुकेशन व्यवस्था इस तरीके से कारगर है कि जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं वो आने वाले समय में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। ये इन सारे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियां उभर कर सामने आएगी एजुकेशन के सामने। तो ये जो ढांचा है उस अनुरूप नहीं है।
अब देखिए यूजीसी बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सरकार के अनुसार मौजूदा जो यूजीसी एक्ट है 21वीं सदी की शिक्षा जरूरतों के अनुकूल नहीं, जैसा कि मैंने बताया। नई तकनीक एआई इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता। जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो नई तकनीक आ रही है, एक तो एआई आ रही है, उसके अलावा जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो होता है उसको भी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इन सारे बिंदुओं पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बाधा है। अब हमारे जो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, मान लीजिए जेएनयू है या आईआईटी है, इन कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़कर या कुछ इंस्टीट्यूट को छोड़कर इंटरनेशनल पैमाने पे बहुत ही बाकी यूनिवर्सिटीज का लेवल उतना अप टू द मार्क नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, बाहर के जो स्टूडेंट है, फॉरेनर जो स्टूडेंट है, वो भारत की यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम मात्रा में आते हैं पढ़ने के लिए। आते भी हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से। अब भारतीय स्टूडेंट जो है ज्यादा जाते हैं, जैसे यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, यूरोप में बहुत सारे कंट्री में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी का लेवल वो नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, जिस वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को हम अपने यहाँ आमंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 की भावना। अब जो नई शिक्षा नीति है वो उसको लागू करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2020 में लाया था, उसमें ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च ओरिएंटेड इकोसिस्टम है। यूजीसी बिल को एनईपी 2020 को लागू करने का कानूनी औजार माना जा रहा है सरकार के अनुसार। इसमें ऑटोनॉमी भी है, स्वायत्तता भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज होंगी मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करेंगी। रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होगा। भाई आप जानते हैं कि भारत जो है रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन इकोसिस्टम में बहुत पिछड़ा है, ठीक है। यही कारण है कि हम जो है नए नए रिसर्च जो होना चाहिए, नई नई तकनीक को लाना चाहिए भारतीयों के द्वारा, भारतीय यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो नहीं ला पाते हैं हम। तो इसलिए ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ताकि नए नए चीजों का इजाद करे, नए नए चीजों की खोज करे। इस तरह का हमारा एजुकेशन का इकोसिस्टम होना चाहिए। तो यूजीसी बिल एनईपी 2020 को लागू करने का एक कानूनी हथियार या कानूनी औजार कहा जा सकता है। अब देखिए, अब आता है यूजीसी बिल के प्रमुख प्रावधान पे हम लाते हैं की प्रोविजन। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में बदलाव, ठीक है। यूजीसी भूमिका को फंडिंग प्लस एकेडमिक रेगुलेशन से अलग करने का प्रस्ताव। जैसा कि आपने देखा कि वित्तीय विनियमन का कार्य भी यूजीसी का है, लेकिन इन दोनों कार्य को अलग करने का प्रस्ताव है, क्योंकि यूजीसी को केवल एकेडमिक कार्य ही सौंपा जाएगा। सिंगल रेगुलेटर या नया हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमिक सिस्टम होगा। हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को कोर्स डिजाइन, फ्री स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की छूट होगी। जो यूनिवर्सिटीज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको इन पैमानों पर उनको छूट प्रदान दिया जाएगा, जैसे कि फी स्ट्रक्चर में, कोर्स डिजाइन में या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में, वो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, विदेशी विश्वविद्यालयों की एंट्री होगी। इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोलने का रास्ता आएगा। ग्लोबल एक्सपोजर और ब्रेन ड्रेन का डिबेट जो है, अब यहाँ क्या होगा कि इससे क्या होगा कि अगर यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुलेगी बाहर की, तो यहाँ के स्टूडेंट को भी उससे बहुत फायदा मिलेगा, ग्लोबल एक्सपोजर होगा। और इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वही हो जाएगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे जो ट्रेंड स्किल्ड लोग होते हैं वो अमेरिका या यूरोप में जाकर नौकरी कर लेते हैं, आईआईटीज में पढ़े हुए। तो अगर किसी तरीके से ब्रेन को यहीं रोका जाए और यहीं के संसाधन में उनका इस्तेमाल किया जाए तो ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। तो इस तरह का अगर हम हमारे यहाँ, या बहुत सारा देखा जाता है कि रिसर्च के लिए बाहर चले जाते हैं स्टूडेंट, ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ते हैं लेकिन एमटेक करने या रिसर्च करने बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन का इकोसिस्टम है वो ज्यादा बेहतर है और यहाँ का इकोसिस्टम तुलनात्मक रूप से यूरोपियन स्टैंडर्ड या अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का नहीं है, जिस उद्देश्य से इस बिल को लाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उनको रोका जा सकता है तो उनके स्किल का हम भारतीय संदर्भ में ज्यादा फायदा या ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अपॉइंटमेंट और गवर्नेंस, वाइस चांसलर और फैकल्टी की नियुक्तियों में नए मानक लाए जाएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड एवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए, समर्थन में तर्क क्या है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइनमेंट करने का जो दावा कर रही है सरकार। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि हम इनोवेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, रिसर्च में बहुत सारे पिछड़े हुए हैं।
तो इसमें सरकार इस बिल के माध्यम से ये कह रही है कि हम ऐसे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से वो अपना संतुलन बनाएगी। इसके अलावा रिसर्च को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, इनोवेशन को ज्यादा बढ़ावा देंगे, इसलिए जो है हम यह बिल लाए हैं। दूसरा जो है रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म, जो लाल फीताशाही लाया है पाया जाता है यूजीसी में, कोई भी जो है स्लो डिसीजन मेकिंग, इसका परिणाम क्या होता है कि स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, स्लो हो जाता है डिसीजन मेकिंग। तो उसको रोका कैसे जाएगा? जब मल्टी रेगुलेटर की जगह स्ट्रीम्ड गवर्नेंस, स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस होगा। मतलब कि इस तरह का गवर्नेंस हो कि लाल फीताशाही को वो रोके, कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। इंटरनेशनलाइजेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपटीशन, नॉलेज ट्रांसफर और ग्लोबल रैंकिंग में सुधार होगा। यही कारण है कि हम आज हमारे विश्वविद्यालय, चाहे जेएनयू हो चाहे आईआईटी हो, वो टॉप 100 में जगह, यहाँ भी टॉप 200 में भी, वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भी इनका स्थान नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का सुधार लाने का प्रयास कर रही है तो मेरे ख्याल से अच्छा कदम है, ताकि हम अंतरराष्ट्रीयकरण अपने शिक्षा का कर पाए। एनईपी 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, नेशनल एजुकेशन 2020 जो बना है उसका क्रियान्वयन भी सही तरीके से करने के लिए यह बिल लाई है, जिसका उद्देश्य भी था कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाया जाएगा, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगा। तो इस तरीके का हमारा उद्देश्य है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस बिल में भी यह प्रावधान है। विरोध में तर्क क्या है? फेडरलिज्म पर खतरा, शिक्षा समवर्ती सूची में है, राज्यों की भूमिका कमजोर होने की आशंका है। अब मान लीजिए कि इस तरीके का बिल लाया गया तो यूजीसी का सेंट्रलाइजेशन होने का खतरा है, जो राज्य, जो यूनिवर्सिटीज है उनकी भूमिका गौण होने का खतरा, इसलिए जो है राज्य इस पे इसका विरोध कर रहे हैं कि फेडरलिज्म पे खतरा हो जाएगा। भाई फेडरलिज्म क्या होता है? राज्य और संघ का सहयोग से कोई भी चीज चलती है, तो ऐसी आशंका राज्यों का है कि फेडरलिज्म पे ये खतरा बिल हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो सकता है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को रोकेंगे, लेकिन आशंका इस बिल से है कि कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो जाए। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप का भी डर है। एकेडमिक फ्रीडम पे भी है, कैरिकुलम और अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस हो सकता है, इस तरह की मान्यता। यूनिवर्सिटीज का क्रिटिकल थिंकिंग स्पेस कम हो सकता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी है, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑफ फी ऑटोनॉमी से एजुकेशन का कमोडिटी होगा, सोशल जस्टिस एक्सेस का सवाल होगा। अब मान लीजिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी तो अपने हिसाब से फी को तय करेंगी, और फी को तय करने के लिए जो है कोई मानक है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक खतरा होगा, जिससे कि सोशल जस्टिस या सामाजिक समानता की हम अगर बात करते हैं कि उस यूनिवर्सिटीज में सब अगर पढ़ पाए, अगर उसका फी ही हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे या फी बहुत ज्यादा होगा, तो उसका एक्सेस जो होगा समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारे खतरे हैं। अब देखिए यूजीसी बिल और संघीय ढांचा को भी हम लोग समझ सकते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? शिक्षा सेंटर प्लस स्टेट की साझा जिम्मेवारी है, इसलिए जो है समर्पित सूची में ये डाला गया है। आशंका क्या है? राज्यों के विश्वविद्यालयों पर केंद्रीय नियंत्रण हो सकता है, रीजनल डाइवर्सिटी और लोकल नीड की अनदेखी हो जाएगी, आशंका है। समाधान क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केवल कहने से नहीं होगा, राज्यों को साथ लेने से ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। तो अगर इस तरह की आशंका राज्य जता रहे हैं तो उनको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्टेट को पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी भी, क्योंकि शिक्षा जो है हमारा, एजुकेशन जो है, दोनों की जिम्मेदारी है, सेंटर और स्टेट की। अगर समवर्ती सूची में है तो दोनों की जिम्मेदारी है, तो कोई भी अगर पॉलिसी मेकिंग होती है तो स्टेट को भी इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए। ये इसका समाधान हो सकता है। अब जो है यूजीसी बिल डिबेट हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सुधार केवल कानून से नहीं बल्कि विश्वास, स्वतंत्रता और सहयोग से संभव है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कानून आप लाते हैं तो इसमें चूंकि संघीय ढांचा है भारत, और शिक्षा जो है एक तरीके से समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में होने के कारण जो है इसको जो है राज्यों को भी एक साथ लाके इस किसी भी पॉलिसी मेकिंग में उनको भागीदार बनाया जाना चाहिए। और जो राज्य या जो पॉलिटिकल थिंकर हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज के जो थिंकर हैं ये सवाल उठा रहे हैं, उनको इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए, ताकि एक सही कॉन्क्रीट हम डिसीजन मेकिंग पर पहुंच पाए और बिल के जो जिस चीजों पर आशंका जताई जा रही है उसको दूर करके हम एक बेहतर जो है शिक्षा का इकोसिस्टम का निर्माण कर पाए। यही हमारी आशा है इस बिल से। तो आज के लिए इतना ही। कृपया जो है मिलते हैं हम आप नेक्स्ट टॉपिक में किसी इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और रुचिकर टॉपिक के साथ, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में भी आपका महत्वपूर्ण रोल होगा उसका। तो इसी के साथ जो है आप जो है हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और किसी प्रकार की आशंका या कोई समाधान या कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप इस मेल पे हमको
मेल से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है ग्रेड एरोज IAS, इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।